दोस्तों नमस्कार। मैं अभी नैनीताल में हूँ और आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से करा रहा हूँ जिनमें मुझे उत्तराखंड की महिलाओं का एक सशक्त प्रतिनिधित्व नज़र आता है, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और नैनीताल हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। और मैं थोड़ा परिचय आपका करा दूँ। जो पीसी तिवारी जी हैं, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी आप बेटी हैं। तो वो एक आंदोलनकारी रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, और वही कुछ मुझे इनके अंदर भी नज़र आया। तो एक छोटा सा एक इंटरव्यू मैं इनका कर रहा हूँ कि मुझे जो भी इनके बारे में अभी तक पता चल पाया है वो मैं आपके सामने भी लेके आऊँ कि किस तरह का काम आप यहाँ पे कर रही हैं। स्निग्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो उत्तराखंड में, और आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। खुशी ये हुई मुझे कि आप जिस तरह के बैकग्राउंड से आती हैं, जिस तरह से आपका फादर का रोल रहा है उत्तराखंड के भविष्य को बनाने में, एक एक्टिविस्ट रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पे जुडिशरी के द्वारा जो यहाँ के मुद्दे हैं, उत्तराखंड के मुद्दे हैं या महिलाओं के मुद्दे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनमें इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रही हैं। तो क्या क्या अभी तक जो आपका कैरियर रहा है एज ए एडवोकेट यहाँ हाई कोर्ट में, कितना टाइम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए हो गया, और कौन कौन से बड़े मुद्दे अभी तक आपने अपने स्तर से उठाए हैं, या उसमें आप पिटिशनर हैं, जैसे आप पीआईएल की बात भी कर रही थी, ऐसे कौन कौन से मामले आपके सामने आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आपने बताया कि मैं पिछले काफ़ी सालों से कानून के आसपास ही रही हूँ, क्योंकि एक ऐसी पृष्ठभूमि से आती हूँ जहाँ मैंने घर में बचपन से ही देखा है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, भले ही सड़कों में, या मैंने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को देखा है। तो जब मैंने कानून की पढ़ाई करना चाहा तो मेरा एक उद्देश्य ये था कि मैं ऐसे सभी लोगों को समाज में एक राहत पहुंचा सकूं जो बिना किसी स्वार्थ भाव के सड़कों में हैं, लड़ रहे हैं या कुछ अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो जब मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में आई, मैं 2019 में आ गई थी। 18 तक मैंने दिल्ली में अपना प्रैक्टिस किया, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, एनसीएलटी में। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क करके एक संस्था है जिसके साथ मैंने काम करना शुरू करा। बट फिर मुझे दिल्ली में काम करके ऐसा लगता था कि ज़रूरत उत्तराखंड को है, और उत्तराखंड के बच्चे सब बाहर दिल्ली में जाके काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में कौन रहेगा। ये जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगी हमने कौन कौन से मुद्दों में काम करा, भले वो जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हों, वो एजुकेशन के मुद्दे हों, भले वो रिप्रोडक्टिव राइट्स हों, आप महिला चिकित्सालय देख लें उनकी कितनी बुरी हालत है, या वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, या फिर बॉन्डेड लेबर केसेस हों, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के केसेस हों। तो उन सभी मुद्दों को लेके यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे ऐसे वकीलों की ज़रूरत है जो बिल्कुल लोगों के बीच से निकले हों और लोगों के लिए काम करना चाहते हों, और एक बिना स्वार्थ भाव के कि हमें करना है अपने उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के मुद्दों के लिए, उत्तराखंड के मतलब उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए फिर मैं दिल्ली से उत्तराखंड आ गई। उत्तराखंड आने के बाद 19 में मेरा जो पहला केस मैंने फाइल करा वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर का था। ये एक प्रो बोनो लिटिगेशन है जो 19 से अभी 22 तक चल रहा है। बहुत दुखद है कि इतना लंबा चल रहा है, बीच में 2 साल कोविड हो गए थे। कहाँ का केस है? ये जसपुर का केस है, जिसमें एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं गुलनाज, जिनके साथ जब वो 12वीं कक्षा में थी उनके साथ एसिड अटैक हुआ था, और वो बिल्कुल मेरे एज की हैं, मतलब हम दोनों एक, और दोनों की ज़िंदगी में इतना कॉन्ट्रास्ट है। जसपुर में 29 ऑफ नवंबर 2014 को उनके साथ ये अटैक हुआ, और तब से आज तक की उनकी पूरी जो जर्नी है, जो कोर्ट में उनकी जर्नी है, वो मैं देख रही हूँ। और बहुत एक अच्छा अचीवमेंट हमें इस केस में ये मिला, जिसका बहुत ज़्यादा श्रेय गुलनाज को भी जाता है, क्योंकि वो भी लगातार लड़ते रहती हैं। तो हम दो महिलाओं की ये जो टीम है, हम बिल्कुल लड़ते रहते हैं। तो हमने ये कोशिश करी कि हम सरकार के थ्रू जो सारी महिलाओं के लिए जो स्कीम है, उत्तराखंड विक्टिम क्राइम कॉम्पनसेशन स्कीम, जो 2013 में आई थी, जिसमें मैक्सिमम कॉम्पनसेशन 1,80,000 का था, वो हम लोगों के मेहनत की वजह से रिवाइज़ हो गई 20 में, और एक फ़्रेश नोटिफिकेशन आया जिसमें नालसा की एक स्कीम है उसको उत्तराखंड सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है। और अब जो इनके हिसाब से मैक्सिमम कॉम्पनसेशन है, ये लोग बोलते हैं जो स्कीम में लिखित कॉम्पनसेशन है वो 8 लाख है, लेकिन क्योंकि वो कंबाइन है, ये केस चल रहा है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये ज़्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी कितनी चोटें हैं, क्या क्या इंजरी है। तो ये जो स्कीम अभी उत्तराखंड में है, ये एक मतलब उस केस की एक लैंडमार्क चीज़ है जो उत्तराखंड में गुलनाज के केस के साथ हुई। ऐसे ही मेरे पास और भी कुछ एसिड अटैक सर्वाइवर्स के केसेस हैं, जिसमें एक गोदामरी जी हैं जो पौड़ी गढ़वाल से हैं।
उनके केस में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है और वो उनको कोई सहायता नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो अस्पताल हैं, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो समझें ये बात और आपको वो एक्स्ट्रा असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। बट उनके केस में हमने ये नहीं देखा, और इसलिए आज तक हमें उनका एक जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ऑफ डिसेबिलिटी, हर एक एसिड अटैक सर्वाइवर जो होते हैं उनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ जाती है। क्या उनका कान चले जाएगा, उनकी आँख चली जाएगी, उनके गले में नुकसान हो जाएगा। गोदावरी जी के गले में बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो बोलने में उनको दिक्कत होती है। तो वो केस अभी हमारा हाई कोर्ट स्टेज में नहीं आया है, नीचे चल रहा है। तो उनको भी बीच में कुछ मुआवजा मिला, हमारा पत्राचार हुआ, बट हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनके लिए भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको कुछ अपने जनहित याचिका के मामले बताऊं, तो हमने एक मामला हमने किया था बॉन्डेड लेबर्स को लेके। तो कुछ जैसे हम जानते हैं कि बॉन्डेड लेबर जो है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, मतलब अब भारत में बंधुआ मजदूरी नहीं हो सकती। लेकिन हमने एक रेस्क्यू करके पाया, एक रेस्क्यू मिशन में गए, पाया कि बड़े बड़े मतलब यहाँ पे जो ब्रिकलिन्स हैं, रुड़की वगैरह के साइड के जो लेबर्स हैं, उन्हें पंजाब लेके जा रहे हैं और वहाँ की ब्रिकलिन्स में वो काम कर रहे हैं। तो उस केस में भी हमें एक बहुत अच्छा इंटरिम ऑर्डर 2019 में मिला, और वो केस भी अभी लंबित चल रहा है। फिर मैंने काफ़ी मामले जो हैं, अगर आपको नैनीसार के बारे में पता होगा, नैनीसार एक गांव है उत्तराखंड में ही, रानीखेत के पास, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो नैनीसार में एक बहुत बड़ा जो लैंड है गांव का, नैनीसार गांव का, वो जिंदल ने एक है हिमांशु हाउसिंग सोसाइटी, उसको वो पूरा लैंड मतलब विदाउट एग्जीक्यूटिंग, मतलब लीज डीड एग्जीक्यूट भी नहीं हुई है, और वो लैंड आपने गांव वाले को धोखा देके ग्राम प्रधान को साइन, फर्जी दस्तावेज मतलब साइन करा के वो आपने करे और वो आपने लैंड दे दी। मतलब फिर जब गांव वाले आए, जैसे आपने मेंशन किया मेरे पापा के बारे में भी, उन लोग के पास आए और वहाँ से वो केस की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले वो केस सिविल कोर्ट में फाइल हुआ, क्योंकि ज़मीन का मामला था, और ज़मीन के हमें कानून पता है कि अगर किसी भी भूमिहीन के पास कोई ज़मीन नहीं हो उत्तराखंड के उसमें, तो पहले उसका राइट बनता है। तो जब हम देखते हैं कि हिमांशु हाउसिंग सोसाइटी ने पूरा जो नैनीसार वाला जो लैंड है वो पूरा एक्वायर कर लिया, उसमें पूरा बाउंड्रीज़ लगा दी, वहाँ पे बाउंसर्स थे, वहाँ पे उनके जो वायर्स थे उसमें करंट दौड़ रहा था जानवरों को हटाने के लिए, और पीछे से पूरा जंगल ले लिया। मतलब जो होता है ना बेनाप भूमि, वो भी हमारी अपनी हो गई। तो उस तरह से तो फिर अल्टीमेटली उसमें एक PIL फाइल हुई है, जिसमें अब मैं भी एक अधिवक्ता हूँ। तब जब ये केस चल रहा था तब मैं लॉ स्कूल में थी, तो मैं एक अधिवक्ता के तौर पे तो नहीं आ सकती थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक लेटर लिखा था, क्योंकि अरेस्टिंग हो गई थी फॉल्स केसेस लगा के। मेरे पापा PC तिवारी की भी और एक रेखा धस्माना है, उन लोगों की भी, और बहुत मारा वारा गया था उन सब लोग को बाउंसर्स ने जो थे जिंदल के उस टाइम पे। तो तब मैंने कॉलेज से ही एक ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखा था। बट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी ये होता है कि जब तक केस लंबित होता है वो प्रोसीड उस तरह से नहीं कर पाते। तो वो केस भी अभी यहाँ पे चल रहा है, जिसकी अब अगली तारीख अगले साल आने वाली है जनवरी में। तो एक वो मैटर भी था जो हमने किया। फिर अभी पिछले साल 2021 में 7 फरवरी को, जैसे कि आपको पता होगा, चमोली में बहुत बड़ी आपदा आई, जिसमें ऋषि गंगा जो प्लांट है और जो NTPC का प्लांट है तपोवन नदी में, वो दोनों बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वो दोनों प्लांट्स वहाँ पे होने भी नहीं चाहिए थे। तो हम लोगों ने उस पर मिल के एक पूरी टीम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स थे, हाई कोर्ट से मैं थी, और बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट और वर्कर्स हैं वो सब लोग थे, और एक पूरा विस्तृत फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बना के हमने वो फाइल करी। और उस बेसिस में हमने हाई कोर्ट पे केस किया कि पहले तो आप नदियों ऊपर की जो नदी हैं, जो पैरा ग्लेशियर जोन्स जिनको हम बोलते हैं, जहाँ तक ग्लेशियर्स आते हैं टाइम टू टाइम, जो आते जाते रहते हैं, उत्तराखंड यंग माउंटेन है। तो हमने बोला कि उस पैरा ग्लेशियर जोन में किसी डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो तो नदी की जगह है। उत्तराखंड के माउंटेन्स, जैसे आप भी पहाड़ में रहे हैं, तो स्टीप होते हैं और नदियाँ पतली होती हैं और बहुत फोर्स से आती हैं, और नदी को एक स्पेस चाहिए, नदी के साथ तो डेब्री आएगी ही। तो उसमें एक मांग ये थी कि कमेटी डिसाइड करे, एक हाई पावर कमेटी बने, जो एक्सपर्ट कमेटी हो, वो डिसाइड करे कि कैसे होना है। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं है? आज तक उत्तराखंड की ग्लेशियर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। आज से बहुत साल पुराने का अगर मैं आपको एक केस बताऊं, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो वहाँ पे एक झील बन गई थी। तो जब वो झील टूटी
तो उनका कैलकुलेशन इतना परफेक्ट था कि उनका तब उस टाइम पे सैटेलाइट्स भी नहीं होती थी। तो जब वो झील टूटी तो पूरे सब जगह कम्युनिकेशन हो गया कि झील टूट गई है, पानी नीचे को आएगा। और क्योंकि ग्लेशियर लेक्स फॉर्म हो जाती है ना, तो वो फिर जब वो झील टूटी तो किसी की डेथ नहीं हुई, केवल एक साधु ने समाधि ली। तो जब उस पुराने टाइम पे हम इतना इतना मतलब इस तरह के अरेंजमेंट थे, सेफ्टी अरेंजमेंट थे जो लोग रह रहे हैं पहाड़ों में उनके लिए, तो अब वो चीज़ क्यों नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो उस PIL में हमने उठाया था वो था रिहैबिलिटेशन। क्योंकि जब मैं खुद फैक्ट फाइंडिंग में गई, मैंने वहाँ पे हर एक उन परिवार के लोग थे, तब तक तो बॉडीज़ भी मिलना मतलब नहीं मिल रही थी। वो वेट कर रहे थे कि हमें हमारे लोगों की बॉडीज़ मिल जाएंगी, कुछ मिल जाएगा। फिर एक लाश घर बना था जहाँ पे उनका मतलब DNA मैचिंग होके उनको बॉडीज़ दी जा रही थी। और एक वहीं के मतलब जो आपदा थी उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ था वो वर्कमैन को हुआ था जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जो अलग अलग राज्यों से आए थे। और दूसरा वहाँ के लोकल लोगों को। एक माँ है चमोली में, रेनी गांव, अगर आपको पता है, रेनी गांव जहाँ से चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई। रेनी गांव में एक बूढ़ी सी दादी हैं जिनसे हम मिले, जिनका बेटा गया था। तो वो खुद से अपने बेटे को ढूंढने जाती थी। और वो इतने ऐसे मतलब उन लोगों से मिलना, उनके लिए लड़ना ऐसा था कि करना ही है। और वो सब बिहार से मेरे पास कॉल आते थे, वेस्ट बंगाल से कॉल आते थे कि हमें मुआवज़ा मिले। तो हमारी एक जो वो मुआवजे की लड़ाई है, क्योंकि देखिए 204 तो एक नंबर है ना सरकार के लिए, लेकिन वो एक एक आदमी जिस परिवार में जाता था, जहाँ रोटी जाती थी, उन परिवारों को नुकसान हो गया। उन परिवार से वो रोज़ी रोटी छिन गई, उन बच्चों की एजुकेशन छिन गई। तो वो केस भी अभी लंबित चल रहा है उसमें हमने। और दूसरा वहाँ पे नेपाली मज़दूर थे। तो जब हमारी सरकार की स्कीम आई, उन्होंने नेपाली मज़दूरों को हटा दिया। तो जो पुराने चीफ जस्टिस थे उनका बहुत स्ट्रांगली ये ओपिनियन था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप उत्तराखंड या पूरे देश के लोगों के लिए एक मुआवजे का अमाउंट सेट कर रहे हैं, जैसे NTPC ने बोला मैं अपने मज़दूरों को 20 लाख दूंगी, सरकार ने 4 लाख और 2 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 लाख, स्टेट गवर्नमेंट ने 4 लाख मुआवजा देने का बोला। और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट ने कम मुआवजा बोला। लेकिन वो नेपाली मज़दूरों को क्यों नहीं मिलेगा? तो पुराने चीफ जस्टिस इस ओपिनियन के थे कि सबको मिलेगा, क्योंकि सब लोग वहाँ थे। और तो उन नेपाली मज़दूरों की भी लड़ाई मैंने मतलब मल्टीपल सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करे। वहाँ के जो लोकल लोग थे और मज़दूर से उनका समर्थन था, तो उनसे मैं फ़ोटोज़ मंगा लेती थी। एक प्रेग्नेंट नेपाली महिला थी, तो उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर आपका चैलेंज होता है, आप ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। मैंने हाई कोर्ट से एक ऑर्डर उठा लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए मुझे DM चमोली से बात करनी है कि सर ये क्यों नहीं हो रहा है, आप इनको पैसे दीजिए, आप इनको खाना दीजिए। तो एक ये बहुत और इम्पॉर्टेंट मैटर है। इसके अलावा एक स्ट्रीट वेंडर्स का अगर मैं आपसे थोड़ी जल्दी से चर्चा कर सकूँ, एक स्ट्रीट वेंडर्स का हमने PIL 2021 में ही फाइल करी। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ मैं तब से 2019 से काम कर रही हूँ, जब से मैं उत्तराखंड में आ गई थी। क्योंकि मैं अल्मोड़ा में रहती थी और हाथ फिक्र रहता है, पूरा अपना दोनों साइड रेडी पट्टी लगा रहे हैं। और उस चीज़ के लिए हम आते थे नैनीताल कि हमें यहाँ पे शॉपिंग करनी है, हमें चीज़ें देखनी है। और उससे स्ट्रीट वेंडर्स का भी रोज़गार चलता है। दूसरा, स्ट्रीट वेंडर्स जो है पथ विक्रेता, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक आदमी CCD में जाके 210 340 रुपये की कॉफ़ी नहीं पी सकता। वही कॉफ़ी वो आपको 40 रुपये में, 35 रुपये में आपको देते हैं। जो मिल्क वेंडर्स होते हैं वो आपको सस्ते में दूध उपलब्ध कराते हैं, आपको खाना उपलब्ध कराते हैं। तो काफ़ी टाइम से वो स्ट्रगल हमारा नगर पालिका के साथ चलता रहा। फिर मैंने अल्मोड़ा में देखा कि वहाँ पे सेम दिक्कत है, उन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं मिल रहा। 2014 का एक अधिनियम है, जब UPA सरकार आई थी, तो वो जाते जाते एक अच्छा काम जो मुझे लगता है करके गए, कोई अधिनियम उन्होंने पारित किया कि स्ट्रीट वेंडर्स का एक 2014, जिसमें रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ और उनका रिकग्नाइजेशन भी हो जाता है। लीगल एक्टिविटी है पथ विक्रेता जो रेडी पटरी अपनी लगाते हैं। तो उनका केस फिर हमने पहले पूरा स्ट्रगल देखा, सबका समिति बनी, उन सब से बात करी। और 2021 में फाइनली हमने उनकी PIL डाल दी। क्योंकि हमको लगता है कि जैसे हम दिल्ली में देखते हैं, बाकी कोर्ट्स में भी देखते हैं, वो एक स्ट्रीट वेंडर को आप एक धब्बे की नज़र से देखते हैं कि अगर यहाँ पे सफाई है और वो एक धब्बा है, तो एक चैलेंज होता है कि आप किस तरह से लेके जाएं। लेकिन पिछले साल ही हमें एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट से ही, जिसमें उन्होंने बोला कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर का सामान नहीं तोड़ा जाएगा, उनको इविक्ट नहीं किया जाएगा। और ये पूरे उत्तराखंड में ये ऑर्डर अप्लाई होता है। और मतलब जब तक आप कानून को फॉलो नहीं करते, जिसमें सबसे पहले आपको सर्वे करनी है सारे स्ट्रीट वेंडर्स की, तो जब तक आप सर्वे नहीं करते,
सर्वे के बाद एक इलेक्टेड टाउन वेंडिंग कमेटी नहीं आएगी, फिर स्ट्रीट वेंडर्स, क्योंकि जब स्ट्रीट वेंडर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा टाउन वेंडिंग कमेटी में, तो जब तक वो सब नहीं होगा तब तक आप स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं हटा सकते। तो वो एक हमारे लिए बहुत मतलब एक वो भी एक ऐसा केस है जो अभी चल रहा है और हमें उससे बहुत उम्मीदें हैं, और वो ऑर्डर एक हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ऑर्डर था। ऐसे काफ़ी और केसेस हैं, अब मुझे नहीं पता आपके पास कितना समय है। थोड़ा सा समय और लूँगा आपसे। आपके डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में एक जगदीश वाला केस भी आया अभी बीच में, जी जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी, और एक इस तरह का शक्ल दिखाई दी समाज की एक बार फिर से कि हम लोग बेशक 2022 में पहुंच गए हैं, लेकिन फिर हम सदियों पीछे चले गए हैं। तो उस केस को भी आपने बहुत नज़दीकी से देखा है, जिस तरह से उनकी हत्या की गई, और अब उनका परिवार बहुत गरीबी हालत में तो पहले से ही था, क्योंकि वो अर्निंग मेंबर थे, वो अब है नहीं। तो उस केस में क्या हो रहा है आगे? देखिए, उस केस में कोई भी ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले ट्रायल स्टार्ट होता है। जब जगदीश की हत्या हुई तो हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि जगदीश एक बहुत एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पॉलिटिकल लीडर थे, एक और वो एक यहाँ की स्थानीय पार्टी से आते हैं। तो जब जब उन पर एक अटैक हो सकता है, हमें लगा तो कोई भी मतलब किसी पर भी एक अटैक हो सकता है। और पर्सनल लेवल पे भी हमारे लिए मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं जगदीश से बहुत बार मिली हूँ। तो मैं तो पहले जब मुझे रात को पता चला कि उनकी हत्या हो गई, उनकी बॉडी मिली, तो आपको यकीन नहीं होता कि आपके बीच में अभी एक आदमी था और अभी वो नहीं रहा, और वो आदमी जो आपके साथ लगातार समाज में सड़कों में काम कर रहा है। पहला स्टेप ये देखा हमने सरकार का, हमने एडमिनिस्ट्रेशन का, पर्टिकुलरली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत एक ऐसा चेहरा देखा जब वो एक लाश को जलाने में, मतलब आप इतनी जल्दी करते हैं कि उसके घर वाले नहीं आ सकते, केवल उनका भाई आया, उस जगदीश की बॉडी जगदीश के घर तक नहीं ले जाने दी गई, और पुलिस का पूरा दबाव था, इतना टेंशन था और इतनी पुलिस थी आप सोच नहीं सकते कि मतलब पूरा ऐसा माहौल कि जैसे पता नहीं कौन आ गया, क्या कर लेंगे। और इमीडिएटली उनका मतलब उनका क्रिमेशन हो गया वहाँ से। उससे पहले ही हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि उनका जो मेडिकल है वो बहुत प्रॉपरली हो जाए, और एक डॉक्टर नहीं करे, कमेटी करे। तो उस लेवल पे भी हम लोग लीगली सक्सेसफुल रहे। फिर हम लोग के बीच में ही आपस में चर्चा होते रहते थे कि हमें एसआईटी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि एसआईटी में फिर एक सरकार किसी एक आदमी को नियुक्त कर देती है। क्या हम पुलिस पे इतना रिस्ट्रेस कर लें कि किसी एक आदमी जो भी सरकार चाहे उस पर करें? तो हम एसआईटी जांच के तो उतने पक्ष में नहीं थे। तो अब वो ट्रायल चल रहा है, क्योंकि ये एक दलित हत्याकांड का मामला है, तो और एक स्पेशल ऑफिसर डेजिग्नेटेड होते हैं, वो इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि चार्जशीट कोर्ट में आएगी, हम लोग कंप्लेनेंट की साइड से वकील रहेंगे, मैं भी उसमें रहूँगी कंप्लेनेंट की साइड से, लोअर कोर्ट में वकील, और हम सरकार के साथ, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हर ऐसा केस जो हत्या का होता है वो सरकार बनाम होता है ना, सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर होती है, उसके साथ साथ हम कंप्लेनेंट की ओर से वो केस लड़ेंगे लोअर कोर्ट में। उम्मीद करते हैं, हम लोग की बहुत मांगे थी कि जगदीश के परिवार को कॉम्पनसेशन दिया जाए प्रॉपर, एक दोनों मतलब उसकी बहन को और उसकी वाइफ को दोनों को नौकरी दी जाए सरकारी, और कॉम्पनसेशन भी छोटा नहीं, हम कहते हैं 1 करोड़ तक का आप उनको कॉम्पनसेशन दें, क्योंकि आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी की क्या कीमत रख सकते हैं, बट फिर भी क्योंकि एक इतना बड़ा लॉस एक कास्ट के बेसिस में, मतलब आज हम उस उत्तराखंड में रह रहे हैं जो इतना आगे निकल गया है, बट क्या हम बिल्कुल भी अपने जो कास्ट के क्लचेज़ हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाए? मतलब एक बहुत शॉकिंग चीज़ है। एक आपसे पहले मैं एक दूसरे टॉक में थी, तो उसमें ये मैंने ये बोला कि बहुत शॉकिंग है मेरे लिए कि उत्तराखंड अभी भी ऐसा है। तो उसमें एक वक्ता थे जिन्होंने बोला कि ये तो आप मतलब आप बहुत ब्लाइंड है, लेकिन कास्ट तो हर चीज़ में यहाँ पे है ही। अगर आप शादी कराने जाओ तो कास्ट, अगर आप मतलब गाँव में अंदर अंदर चले जाओ तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है अभी भी। तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ है, और इसमें हम बिल्कुल सरकार का इंटरवेंशन चाहते हैं, अवेयरनेस चाहते हैं उस लेवल पे कि मतलब मैं सोच भी रही थी, मैंने उस पर कुछ किया नहीं, कि मे बी हम एक PIL डालें जिसमें हम चाहें कि ऐसी कमिटीज़ हों, एक एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च हो, कौन सी ऐसी बेल्ट हैं जहाँ कास्ट सिस्टम इतना हावी है, और वहाँ पे काम शुरू हो, और इवन एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो काम करना ज़रूरी है। तो ये आगे की स्ट्रेटजी है जगदीश के केस में। जिस तरह से आजकल का माहौल है, और ख़ास तौर पे जो बच्चियां हैं जो पढ़ लिख के कुछ जॉब करना चाहती हैं, आप भी अभी बहुत यंग हैं, 24-25 साल की आपकी उम्र है, हाई कोर्ट में यहाँ पे आप प्रैक्टिस करती हैं, अकेली रहती होंगी नेचुरली। बहुत सारी यंग लड़कियाँ अकेले जॉब करती हैं, और उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड से बाहर भी जाती हैं,
और मिस हैपनिंग लगातार हो रही हैं लड़कियों के साथ, यंग लड़कियों के साथ। उनको क्या मैसेज है आपका कि कैसे वो पहले तो खुद को प्रोटेक्ट करें, और कुछ मिस हैपनिंग हो जाए उसके बाद आगे किस तरह से लीगल लड़ाई लड़ी जाए? देखिए मैं तो पूरा इस चीज़ में बहुत काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। जैसे मैंने उत्तराखंड आई थी तो मैंने बच्चों के साथ स्कूल्स में लड़के लड़कियों के साथ इस पे काम करना शुरू करा। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम सब लोग अपने कई बार परिवार से अलग रहते हैं। जब हम स्कूल छोड़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमारा कॉलेज अलग शहर में हो सकता है, हमारा काम किसी दूसरे स्टेट में हो सकता है। तो सबसे पहले हमें और बच्चों को मतलब दूसरा बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत नॉर्मल चीज़ है, गुड टच बैड टच क्या है आपके, मतलब ये जो कॉन्वर्जेसन है ये आपके माँ बाप से स्टार्ट होना चाहिए। और माँ बाप पे ही, और माँ बाप का इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को वो स्पेस दें कि वो आपके पास आके बता सकें। दूसरा जो एक बेसिक चीज़ आती है, जब भी कोई ऐसी घटनाक्रम हो जाती है या मतलब आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, पहले तो हर लड़की को, जैसे मैं भी ट्रैवल करती हूँ, मैं रात रात दिल्ली पहुँच जाती हूँ, मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ कि मुझे यहाँ से रात को निकलना पड़ता है, तो मुझे लगता है मेरे पास हमेशा एक पेपर स्प्रे होना चाहिए। मैक्सिमम क्या होगा कि मैं एक पेपर स्प्रे कर दूँगी, बट होना चाहिए, उससे आप कॉन्फिडेंट लगते हो और आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर पाते हो। दूसरा, थोड़ी बहुत हमें हेल्पलाइन नंबर्स पता होने चाहिए, हमें पुलिस का नंबर पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं अकेले रह रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरे आसपास कुछ भी हो रहा है या मुझे कुछ खतरा है, तो मेरे पास यहाँ के थाने का नंबर है और मेरी उनसे पहचान भी है। लेकिन नॉर्मल लेमैन वो नहीं कर सकता। मैं एक वकील हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि वो मुझे सुनेंगे या मेरी मतलब क्योंकि एडवोकेट हो आप हाई कोर्ट के, तो एक जाता है इम्पैक्ट, बट फिर भी आपके पास हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए। दूसरा, कभी भी हम कहीं से कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ना किसी को पता होना चाहिए। अगर हम घर वालों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हर एज में एक बच्चा जाता है, कई बार मैंने कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चों से बात करी जो घर वालों को नहीं बताएंगे, तो आपके दोस्तों को पता होना चाहिए। तीसरा ये चीज़ है, कोई भी चीज़ आपके साथ होती है आपको हेल्प लेनी है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हम एक दूसरे के साथ जीते हैं। तो आपको या तो आप पुलिस की हेल्प लीजिए, उनको इतना ट्रस्ट में लीजिए कि फिर वो कम्युनिकेट करें आपके पेरेंट्स से, क्योंकि पुलिस के साथ साथ आप काउंसलर्स भी होते हैं। या फिर आप अपने पेरेंट्स या अपने सबसे क्लोज वन के पास जाएं, और एक नॉर्मल रिपोर्ट कराने में बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी टाइम पे चाहें तो अपनी रिपोर्ट वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एफआईआर करते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो उससे पुलिस एक्शन में आती है, और जो भी परपेट्रेटर है उसको एक बहुत अच्छा लेसन मिलता है कि अगर देखिए आज मैंने एक को छोड़ दिया, तो फिर कल कोई वो ही इंसान किसी दूसरे, उसको एक शह मिल गई ना कि मैं दूसरे को परेशान कर सकता हूँ, तो वहाँ पे अपने लिए एक स्टैंड लेना। क्योंकि जब एक लड़की अपने लिए स्पेस बना रही है, वो अपने जैसे 50 और लड़की के लिए स्पेस बना रही है। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ी थी, ये अभी जो दिल्ली में श्रद्धा वाला जो केस हुआ, उसमें ये चीज़ आ रही थी कि कैसे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो चुका है। वो बहुत खतरा है आगे की जनरेशन के लिए, वो भी एक भारत जैसे समाज के लिए जहाँ पे हमेशा एक मतलब फैमिलीज इंटैक्ट रहती थी, भले वो जॉइंट फैमिली के रूप में या इवन न्यूक्लियर फैमिली के रूप में एक कम्युनिकेशन होता था। लेकिन अब की जनरेशन में जो जेन ज़ी जनरेशन है, हम ये देख रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन ही ब्रेक होता जा रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप अपने घर वालों से ही बात नहीं कर रहे। तो वो कम्युनिकेशन बना रहे, इसमें पेरेंट्स का भी रोल है और फिर बच्चों का भी रोल है कि वो स्पेस उनको मिले कि आप ऐसे हों। जो सबसे पहले मैं अपना रिश्ता बताऊँ मेरे माँ बाप से, तो वो मेरे हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहे, तो मेरी जो पूरी गाइडेंस है वो आई है, तो वो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं हुआ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए भी और जनरली सबकी सेफ्टी के लिए। तो ये आपको धन्यवाद। आपसे मैं कई घंटों तक बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन आप भी थक गई होंगी बातचीत करते करते। कोर्ट में भी आपने आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी था, उसमें भी आपने एक बढ़िया वहाँ पे भाषण दिया, वो हमने भी सुना। लोग काफ़ी प्रभावित भी हैं आपसे। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट के रूप में यहाँ पे डेवलप हों उत्तराखंड हाई कोर्ट में। और उत्तराखंड के ख़ास तौर पे जो महिलाओं के मुद्दे हैं, बच्चों के मुद्दे हैं, या जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, पहाड़ों के मुद्दे हैं, उनमें आप एक सशक्त भूमिका यहाँ पे अदा करें। जागो उत्तराखंड के लिए नैनीताल से आशुतोष नेगी।